नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और हमारी इकोनॉमिक्स के यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, उसमें हमारी फोर्थ क्लास आई हो, फोर्थ क्लास है ये मेरे ख्याल में। और हमारी फोर्थ क्लास आज आ चुकी है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी के बारे में। आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा, बट आपको रियल जीडीपी नहीं पता अभी। ठीक है, हमारे 4 कंसेप्ट हो चुके थे जो हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट चैप्टर के, उसके 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें नॉर्मल सी चीज़ क्या है, आपके देश की टोटल पॉपुलेशन क्या है, आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। तो नेशनल इनकम मैंने आपको निकालना सिखा दिया। नेशनल इनकम को आपको टोटल पॉपुलेशन से, किसी भी कंट्री के अगर आपको क्या निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। जैसे आपको ही अपने देश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है अगर, तो आप क्या करेंगे, आपको नेशनल इनकम पता चल गई, मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसमें टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है, सब्सिडीज़ को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया था निकालना कैसे फाइंड करना है हमको। और आज हमारा आता है कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कैसे हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मली ये एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप याद रखो कि जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो किसी भी देश की, कोई भी देश हो, उसकी आप नेशनल इनकम ले लीजिए और नेशनल इनकम को डिवाइड कर दीजिए। जो नेशनल इनकम है, हमारी राष्ट्रीय आय है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए पूरी जनसंख्या उस देश से। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल था एकदम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो सिक्स्थ हमारे 5 कंप्लीट हुए। सिक्स्थ जो आता है वो आता है रियल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये हमारे क्या होते हैं, रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीएनपी क्या होती है। अभी तक तो हमने सिर्फ जीडीपी पढ़ा ना, जीडीपी क्या है, बट हमारी जीडीपी भी 2 टाइप की होती है, एक तो रियल होती है और एक नॉमिनल होती है। रियल का मतलब ये होता है कि हमको एक्चुअल में देश का उत्पादन पता चलता है। रियल जीडीपी में देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ चीज़ों का, सर्विसेज और गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, वो एक्चुअल नॉलेज उसकी होना, एक्चुअल नॉलेज वो होती है हमारे रियल जीडीपी, रियल जीएनपी। क्लियर। नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। ठीक है, अब नाम मात्र में क्या आता है कि हमको, देखिए हमको ये तो कोई नहीं बताता कि भाई कितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ, कितना उसका रेट था, रेट क्या था। ठीक है, पर केजी रेट क्या था, वो हमको नहीं पता होता। हम तो सिर्फ अगर कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, जैसे कि हमारे जो भी जीडीपी की रिपोर्ट आती है एक सर्वे में, जो भी सर्वे होता है पर ईयर, तो क्या उसमें ये लिखा होता है क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन हुआ, रेट क्या था, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता ना। उसमें तो डायरेक्ट लिखा होता है कि 140 लाख करोड़ रुपए जीडीपी हमारे देश की टोटल है। ठीक है, बट आपको कैसे पता कि वो रियल जीडीपी है, क्या आपको ये लगा कि वो मतलब कि इतना लिखा हुआ है, इतने रुपए का रियल प्रोडक्शन ही हुआ है। उसमें तो कीमतें भी बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए एक जीडीपी होती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन से जीडीपी प्रोड्यूस हुई हो, दूसरी जीडीपी ऐसी होती है कि हमारे इन्फ्लेशन करने, मतलब महंगाई कर दी गई, रेट बढ़ा दिए गए चीज़ों के, हमारा प्रोडक्शन उतना ही हुआ बट उस प्रोडक्शन का पर केजी रेट अप कर दिया गया, और रेट अप होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जीडीपी ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और जो हमारा रियल जीडीपी होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है। कांस्टेंट प्राइस कैसे, देखिए जैसे कि कांस्टेंट प्राइस कहाँ से आया, कांस्टेंट ये स्थिर मूल्य का जो स्थिर मूल्य वाला टॉपिक आया कि हमारा जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी जीएनपी निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्थिर मूल्यों का प्रयोग करते हैं। अगर हम मूल्यों को स्थिर कर दें, मूल्यों को अप या डाउन ना करें, मूल्यों को क्या कर दें, स्थिर कर दें। स्थिर का मतलब है कि ना ही बढ़ाएं और ना ही घटाएं, तब हम पता कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो जो स्थिर मूल्य कैसे, अब स्थिर मूल्य कैसे करोगे आप, तो उसके लिए आपको आधार वर्ष लाना पड़ेगा। आधार वर्ष क्या होता है कि एक ऐसा वर्ष जिसको आपने फिक्स कर दिया कि हम, जैसे कि 2011-12 है। ठीक है, 2011-12 आपने आधार वर्ष के तौर पे फिक्स कर दिया, और आप अब आ चुके हैं 2023 में, है ना।
तो 2023 की जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। या इंक्रीमेंट तो देखिए रेट अप डाउन होने से भी आप निकाल सकते हैं, बट आपका रियल जीडीपी क्या है 2023 का, कितना रियल प्रोडक्शन हुआ है, वो कैसे पता करोगे? तो आप कंपैरिजन करोगे 2011-12 से। 2011-12 में क्या प्राइजेस थे? जैसे 2011-12 में हमारे प्राइस थे कि गेहूँ 10 रुपीज़ पर केजी था, ठीक है। गेहूँ जो था 10 रुपीज़ पर केजी था, क्लियर। तो वही रेट हम यहाँ से उठाएंगे और वहाँ अप्लाई करेंगे, जबकि 2023 में हमारा गेहूँ 20 रुपीज़ पर केजी हो गया, है ना। तो चार्ज में तो चेंज हुआ ना, रेट में चेंजअप आया, बट वहाँ पर करना क्या है हमको, जो आधार वर्ष की अवधारणा होती है वो हमारे स्थिर मूल्यों को लाती है। जो आधार वर्ष की अवधारणा होती है वो स्थिरता को दिखाती है कि जो 2011-12 में हमारे मूल्य थे, जो रेट थे, उन्हीं मूल्यों पे हम 2023 की जीडीपी को, 23 के प्रोडक्शन को निकालेंगे, ठीक है। जैसे उस टाइम पे हमारा 2011 में प्रोडक्शन हुआ, 2011-12 में जो हमारा उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, मान लो 10 केजी हुआ। मैं नॉर्मल मान रहा हूँ, जीडीपी इतना कम नहीं होता, मैंने मान लिया कि 10 केजी, पूरे देश में 10 केजी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। 10 केजी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और रेट क्या था हमारा, रेट था मान लो 10 रुपीज़ पर केजी। तुम्हारी जीडीपी क्या आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तुम्हारे पूरे देश की जीडीपी आ जाएगी, है ना। अब अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, 2024 में भी हमारा प्रोडक्शन 10 ही केजी हुआ, केजी 10 ही हुआ प्रोडक्शन, बट वहाँ पर रेट कर दिया गया 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी। तो वहाँ तो 10 इंटू 10 100 केजी आया, ठीक है, जीडीपी 100 रुपीज़ आया। बट यहाँ अगर देखा जाए तो 20 रुपीज़ पर केजी कर दिया गया है रेट, तो 20 इंटू 10 जब करेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपीज़ आएगा यहाँ पर हमारा जीडीपी। तो आप सोचोगे कि हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ गई, बट एक्चुअल में नहीं बढ़ी, एक्चुअल में सिर्फ वहाँ प्राइजेस बढ़े हैं, रेट बढ़ा है, आपका प्रोडक्शन तो उतना ही है ना। ये पैसा जो जीडीपी में दिख रहा है वो आपका है, महंगाई जो हुई इतनी ज़्यादा, कीमतें बढ़ी, वो पैसा तो आपने दिया ना, चीज़ें खरीदी आपने, तो वो पैसा आपने दिया, तो वो पैसा सिर्फ आपके कारण बढ़ा, जो वो कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वजह से वो जीडीपी आपकी दिख रही है हाई, एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक ला दिया गया, रियल जीडीपी कैसे फाइंड करें। ये तो हमको नॉमिनल जीडीपी दिखाई जा रही है कि भाई उस टाइम पे हमारी 100 थी, अब देखो 200 हो गई। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जब हम करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस जैसे 2023 में जो करंट प्राइसेस हो गए हैं बढ़ के, उन प्राइसेस पे हम क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, तो हमारा जीडीपी आ रहा है, वो नॉमिनल जीडीपी है। बट अगर हम ऐसा करते हैं कि 10 रुपये ही हमारा 2011 में 10 रुपये पर केजी रेट था, वही रेट हम 2023 में अप्लाई करते हैं, ठीक है, 2023 में अप्लाई करते हैं। अब प्रोडक्शन यहाँ हम क्या करते हैं, मान लो प्रोडक्शन हमारा वहाँ 10 केजी था और यहाँ हो गया 12 केजी हो गया, कितना हो गया 12 केजी। तो ऐसे हमको नहीं, अब हमको जीडीपी जो हमारा सर्वे की रिपोर्ट में होगा वहाँ क्वांटिटी नहीं दिखाई जाएगी, वहाँ पर सिर्फ जीडीपी लिखी होगी कि ₹140 लाख करोड़ रुपीज़ इतना हमारा जीडीपी है, ठीक है। तो वहाँ आपको प्रोडक्शन कैसे पता करना है, रियल जीडीपी कैसे पता, जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि आपको रियल प्रोडक्शन कैसे पता चले कि रियल प्रोडक्शन हुआ कितना, ठीक है। तो अगर आपका 2011-12 में 10 केजी का प्रोडक्शन हुआ था, रेट था 10 रुपीज़ पर केजी, वही मैं क्या करता हूँ, रेटों को जो हमारे मूल्य हैं उनको मैं स्थिर रखता हूँ, 10 रुपीज़ ही रखता हूँ, ठीक है। और 2023 में मैं जीडीपी को जो हमारा प्रोडक्शन था उसको मैं कर देता हूँ 15 केजी, कितना कर देता हूँ 15 केजी। अब 15 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 150 आएगा ना, 150 रुपीज़ जीडीपी आया। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि यार यहाँ रेट तो हमारे स्थिर थे, वहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, तो मतलब हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, वहाँ प्रोडक्शन हमारा 10 था और यहाँ सीधा मतलब 5, वहाँ 10 बढ़ा, वहाँ 10 हुआ था, यहाँ 5 हुआ, तो जीडीपी हमारा क्या बढ़ रहा है, यहाँ हमारा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया था, यहाँ मतलब 10 को 15 से, मतलब सॉरी 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 150 आया, तो हमारा रियल जीडीपी कितना बढ़ा। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्शन का एक्चुअली अंदाज़ा लगेगा कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ। तो यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ, सीधा सीधा देखो 50 का गैप आ गया, है ना। अगर मैं इसके इन्वर्सली आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2011-12 में हमारे रेट 10 रुपये थे, ठीक है, और जीडीपी हमारा 10 केजी था, सॉरी जीडीपी नहीं, प्रोडक्शन हमारा 10 केजी था, रेट हमारा 10 रुपीज़ था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जीडीपी हमारा आ गया 100 रुपीज़, क्लियर। अब हम 2022-23-24 में आते हैं मान लीजिए, ठीक है, या 2023 में आते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन था ना वहाँ 10 था, यहाँ हम 12 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 12,
और रेट को 20 कर देते हैं। रेट को क्या कर देते हैं 20। अब अगर आपने रेट को 20 कर दिया और प्रोडक्शन हमारा 12 kg हुआ, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें तो 220 आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा एक्चुअल कि भाई हमारा प्रोडक्शन एक्चुअल क्या हुआ है, क्योंकि उसी में ऐड है हमारी प्राइजेज, जो हमारे प्राइजेज अप हुए हैं वो भी ऐड है, प्रोडक्शन भी ऐड है। तो आप एक्चुअली कैसे निकाल पाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ का सोल्यूशन के लिए ही जो हमारा ये कि नॉमिनल जीडीपी था, एक्चुअल प्रोडक्शन पता करने के लिए ही हमने क्या किया कि स्थिर मूल्य की अवधारणा को अपनाया। और स्थिर मूल्य का प्रोसेस कहाँ से आया, आधार वर्ष की अवधारणा से। तो इकोनॉमिक्स जो भी इकोनॉमिक्स थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि हम ना एक वर्ष को फिक्स कर देंगे, एक आधार वर्ष। और 2015 से इंडिया का आधार वर्ष 2011 और 12 है, ठीक है। 2015 से हमारे देश का जो आधार वर्ष है वो 211 और 12 है, 2011-12, ठीक है। उसी बेस पे हम एक्चुअल जीडीपी को, जो हमारी रिपोर्ट आती है ना, सर्वे रिपोर्ट वगैरह हर साल, बजट तो नहीं, सर्वे रिपोर्ट वगैरह जो आती है, उसमें क्या होता है, इसी आधार वर्ष के आधार पर मूल्य वहीं से उठाए जाते हैं 2011-12 से, और उन्हीं मूल्य को कंपेयर किया जाता है कि हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ भी वही मूल्य रखते हैं और प्रोडक्शन का पता करते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा हुआ कितना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को फाइंड करने के लिए आधार वर्ष का यूज़ करते हैं, और आधार वर्ष की अवधारणा से स्थिर मूल्य आते हैं हमारे, ठीक है। तो देखते हैं हम बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। हमने ये तो आपको बताया। आगे लिखा मैंने रियल जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा कैसे निकलता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है, जीडीपी और जीएनपी को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, तब हम जीडीपी व जीएनपी के वास्तविक शब्द का यूज़ करते हैं। देखो जो हमारे जीडीपी के सामने रियल लग गया, वास्तविक लग गया, वो क्यों लगा, क्योंकि हमने जीडीपी को स्थिर मूल्यों पे निकाला है, यानी कि अप डाउन। क्योंकि देखिए हमारे जो रेट्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टेंटली नहीं चलते, है ना। तो इसीलिए हमारे रेट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया, ठीक है। और जो जीडीपी, जीएनपी स्थिर मूल्यों पे निकाली जाती है, कांस्टेंट प्राइजेस पे निकाली जाती है, वही जीडीपी हमारी रियल होती है, रियल जीडीपी, रियल जीएनपी। क्लियर। आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग हम मूल्यों को स्थिर करने के लिए करते हैं। अब ये आधार वर्ष क्यों लाए हम, कि हम एक वर्ष को फिक्स कर देंगे और उसी के आधार पर हम प्रोग्रेस को देखेंगे, कितना प्रोग्रेस हुआ, हर ईयर में कितना प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। 2011-12 फिक्स कर दिया हमने, और हम चेक कर रहे हैं कि 2011-12 में इतना जीडीपी था हमारा, इतना मूल्य था हमारा, तो आगे हमने कितना प्रोग्रेस किया। तो हम स्थिर मूल्य को लेते हैं, 2011-12 को देखते हैं, और वहाँ जो मूल्य था वही मूल्य 2024 में अप्लाई करते हैं, और वहाँ प्रोडक्शन जो यहाँ प्रोडक्शन आता है उससे कंपेयर करते हैं कि अरे जीडीपी में इतना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये हमारा रियल जीडीपी हो जाता है, कि हमको पता चला कि एक्चुअल इंक्रीमेंट क्या हुआ। तो यहाँ से देखिए एक लाइन की बात है नॉर्मल सी, कि अगर आपको रियल प्रोडक्शन पता करना है, नॉमिनल नहीं, ये नहीं कि मतलब कि आपको सिर्फ जीडीपी से मतलब है, ये नहीं मतलब कि हमारे देश में प्रोडक्शन हो कितना रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर रियल प्रोडक्शन नहीं होगा, रियल जीडीपी नहीं होगा हमारे देश का, वो डाउन होता जाएगा, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, सिर्फ हमारे पैसे, जो पब्लिक का पैसा है, सिर्फ उसी के बेस पे जीडीपी अब बढ़ता रहेगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो नाम मात्र होगा, सिर्फ वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ठीक है। बट रियल जीडीपी का होना बहुत ज़रूरी है, और रियल जीडीपी आपको पता करने के लिए रियल प्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, और रियल प्रोडक्शन आप तब जान पाओगे जब रेट को स्थिर करोगे। रेट को क्या करोगे, स्थिर करोगे। देखो जैसे यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, ध्यान दो। अगर आपका रेट क्या है, ये रेट है कांस्टेंट, अगर आपका रेट कांस्टेंट है तभी आप पता कर पाओगे कि रियल जीडीपी क्या है, रियल प्रोडक्शन कितना है। रियल प्रोडक्शन आप तभी पता कर पाओगे, वास्तविक उत्पादन, रियल प्रोडक्शन होता है वास्तविक उत्पादन, और वास्तविक उत्पादन आप तभी पता कर पाओगे जब आप रेट को कांस्टेंट कर दोगे, रेट को कांस्टेंट, प्राइस को कांस्टेंट कर दोगे। समझ में आई बात। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, तब हम उसके आगे रियल शब्द का यूज़ करते हैं कि हाँ अब ये वास्तविक है, नॉमिनल नहीं है कि नाम मात्र सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है, पर रियल में कितना बढ़ रही है, उसको फाइंड करने के लिए हमने आधार वर्ष का यूज़ किया, और आधार वर्ष की अवधारणा में ही हमको प्राइस का पता चला, जो स्थिर मूल्य होते हैं। स्थिर मूल्य कहाँ से आए, तो आधार वर्ष की अवधारणा से ही हमारे स्थिर मूल्य है।
ठीक है, स्थिर मूल्य को दर्शाया गया वहाँ पर कि हमारा एक स्थिर मूल्य, हम 1 साल का स्थिर मूल्य कई सालों तक अप्लाई करते रहेंगे तो हमारा मूल्य क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और जो उस टाइम करंट प्राइस उससे हमको मतलब नहीं रहेगा, हमको क्या लेना है, जो आधार वर्ष है उस आधार वर्ष का प्राइस लेना है, उठाना है और उसको ले जाके अप्लाई करना है अदर ईयर्स में, और सभी वर्षों पे। ठीक है, और क्वांटिटी कितना हुआ, जैसे क्वांटिटी हमारा 2015 में 20 केजी उत्पादन हुआ, 20 केजी प्रोडक्शन हुआ हमारे पूरे देश में। ठीक है, और हम प्राइस को, अब देखिए 2011-12 में प्राइस क्या था, 2015 में प्राइस शायद अप हो गया हो, प्राइस अप हो गया हो। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रियल जीडीपी, रियल प्रोडक्शन कैसे पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 2011-12 वाला ही जो प्राइस था यहाँ अप्लाई करते हैं। 20 केजी प्रोडक्शन हुआ तो 10 रुपये पर केजी, तो 10 20 है 200, तो 200 हो गया, और वहाँ 100 ही हुआ तो मतलब 100 केजी का प्रोडक्शन बढ़ा हमारे देश में। हमारे पूरे देश में पहले जो 100 केजी प्रोडक्शन हो रहा था, अब 100 केजी बढ़ गया, 200 केजी का प्रोडक्शन होने लगा। और अगर यही हम करंट प्राइसेस को अप्लाई करते तो प्राइस और प्रोडक्शन दोनों मिक्स रहते तो हम डिफरेंस कैसे निकालते, डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो है स्थिर मूल्यों का कंसेप्ट है, कांस्टेंट वैल्यूज का कंसेप्ट है, वो हमारा बेस ईयर आधार वर्ष से आया है। ठीक है, और हमारे देश का आधार वर्ष 2011-12 है। 2015 में ये फिक्स किया गया था 2011-12 आधार वर्ष, और अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू है। 2023-24 में भी हमारा आधार वर्ष, जो भी 2023 का हमारा सर्वे आने वाला है, तो उसमें भी क्या है कि हमारा आधार वर्ष 2011-12 ही है। तो जीडीपी का रिपोर्ट आएगा, जीडीपी रिपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह जो आएगी, ये प्रोविजनल तो आ भी चुकी है, आप देख सकते हैं उसको, पर जो हमारा एकदम फाइनल आएगा ना, जो फाइनल लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में हमारा जो जीडीपी होता है ना, वो हमेशा इसी 2011-12 आधार वर्ष के आधार पे ही आएगा कंपेयर करके। उसमें रियल जीडीपी भी लिखा होगा, नॉमिनल जीडीपी भी लिखा होगा। ठीक है, तो आप इस सब से समझ जाना कि रियल जीडीपी क्या है, मतलब कि यहाँ पर हमारा प्राइस क्या है, स्थिर है, मूल्य क्या है, स्थिर है, मूल्य को स्थिर किया गया है। और प्रोडक्शन 2011-12 में इतना था, 2024 में कितना है, 2023 में कितना है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके आप नेट निकाल सकते हो। ठीक है, कि नेट ग्रोथ कितना हुआ उसमें, उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, बट नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, करंट प्राइसेस होंगे। अब करंट में हमारे डीजल पेट्रोल इतने महंगे हैं। ठीक है, डीजल पेट्रोल हो गया, मतलब कि एवरीथिंग इज इन्फ्लेम्ड, सभी चीज़ें क्या है हमारी महंगी हैं। क्लियर है, 2011-12 के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हमारी जीडीपी क्या है, बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, सिर्फ प्राइजेस के बढ़ने से। अगर यही प्राइजेस हम 2011-12 का उठाएंगे ना, तो इतना ज़्यादा जीडीपी नहीं दिखेगा आपको। क्लियर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रियल जीडीपी का भी पता होना जरूरी है। और नॉमिनल जीडीपी तो देखिए दिखा ही देते हैं, बट रियल जीडीपी आपको खुद पता करना पड़ेगा। क्लियर है, तो आगे देखते हैं हम। और जो देखियो यहाँ लिखा है मैंने, आधार वर्ष की जो अवधारणा है वो उत्पादन की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। हमारा 2023-2022 में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको दिखाता है हमारा आधार वर्ष की अवधारणा जो है, उसी को शो करती है प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझना चाहिए कि रियल जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। पर हाँ एक चीज़ है, अगर रियल जीडीपी है और कांस्टेंट प्राइसेस पे है तो हमको रियल प्रोडक्शन का पता चल रहा है। ठीक है, बट आप यहाँ पर विरोध मत करने लग जाना कि नहीं 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 यहाँ पर तो रियल जीडीपी ही होना चाहिए, फिर ये नॉमिनल जीडीपी क्यों हो रहा है, ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। प्राइसेस अगर आपके बढ़ रहे हैं, जीडीपी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी आपकी इंक्रीज हो रही है, इस चीज़ का भी ध्यान देना। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपकी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी जीडीपी प्रोडक्शन तो इतना कर नहीं पा रहा देश, प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए उनको, जिससे कि हमारी रियल जीडीपी इतनी हाई है, बट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने रेट को बढ़ा दिया, जिससे कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की जो जीडीपी है वो ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो इसका एक प्रॉफिट भी है, एक नुकसान भी है कि आपसे ही पैसा लिया गया और उसी पैसे को आपको दिया जा रहा है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का रियल जीडीपी का। और नॉमिनल जीडीपी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ पहले इसको मैं, शायद ऐसे ना समझ में आया हो आपको। एक एग्जांपल और है हमारे पास लिख के, इसको आप नोट भी कर सकते हो। जैसे एक बॉक्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे और मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ष 2011-12।
11, 12। इस वर्ष में हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था क्वांटिटी का, क्वांटिटी मीन समझ जाना मात्रा, कितनी मात्रा प्रोडक्शन हुई थी, मात्रा की प्रोडक्शन कितनी हुई थी हमारे देश में, मान लो 15 kg, इतना पूरे देश में हमारे प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे रेट क्या थे, रेट देखते हैं। तो हमारा जो प्राइस था, ई का मतलब प्राइस, प्राइस हमारा मान लो था 10 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी था। तो हमारा जीडीपी क्या आएगा, तो हमारा यहाँ जीडीपी आ जाता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपीज़, ये हमारा जीडीपी आया है ना। तो जो हमारा जीडीपी आया ये रियल है, अभी क्या है, रियल है, क्योंकि आधार वर्ष का ही निकाला हमने, आधार वर्ष हमारा ये है। बट अब आपको मैं असली डेफिनेशन बताऊंगा रियल जीडीपी के बारे में और नॉमिनल जीडीपी के बारे में कि फ़र्क क्या है। ठीक है, जैसे हम गए 2020-21 में, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन हुआ मान लो आपका, यहाँ 20 kg का प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी कितनी है 20 kg का प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पर प्राइस भी आपका बढ़ गया, मान लो 20 हो गया, तो जीडीपी कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा प्राइस भी बढ़ गया, तो जीडीपी 400 आया। बट आपको ये चीज़ नहीं दिखाया जाएगा रिपोर्ट में, जीडीपी जो ग्रोथ रिपोर्ट होगी आपको ये चीज़ नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाई जाएगी, ये दो चीज़, जीडीपी 400 है जी, 2011 में 150 थी जीडीपी, 150 रुपये, और 2020-21 में 400 रुपये हो गई जीडीपी। अब यहाँ से आप रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, अब इसमें तो ऐसा हो सकता है ना कि इसमें प्राइस अप डाउन हुए हो, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी बढ़ के आ गई। बट यही मैं अगर उल्टा क्या करूँ कि अगर मैं इन प्राइजेस को यहाँ क्या कर दूँ 10 रुपये कर दूँ, क्या कर दूँ 10 रुपये, प्राइस यहाँ सेम था, हमने यहाँ भी कांस्टेंट कर दिया, इसको आधार वर्ष मान लिया। ठीक है, आधार वर्ष मान लिया तो हमने प्राइस सेम कर दिया, कांस्टेंट स्थिर मूल्य कर दिया। अब जब हमने स्थिर मूल्य कर दिए तो हमारा यहाँ भी चेंज आएगा, यहाँ सिर्फ 200 हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ 200 रुपीज़ होने से अब आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अगर ऊपर लिखा है रियल जीडीपी तो मतलब आप समझ जाना कि मूल्य स्थिर है, हमारे मूल्य क्या है, स्थिर है। 2011-12 के मूल्य उठा लेना और पता कर लेना कि 2011 में क्या मूल्य थे 2011-12 में, और आगे अगर 2023-24 की आपको जीडीपी निकालनी है रियल, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म रहेगी कि रियल जीडीपी की रिपोर्ट है भाई ये, तो रियल जीडीपी में क्या होगा, हमारा मूल्य फिक्स होगा। तो अब जीडीपी को माइनस, जो हमारा 2011-12 में जीडीपी था उसमें से जो अभी 2020-21 में आया उसको, इसमें से उसको माइनस कर दोगे, जो नेट आएगा वो हमारा ग्रोथ दिखेगा ना कि कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो हमेशा ध्यान देना कि अगर आपको रियल जीडीपी फाइंड करनी है, अब हमारा 2011-12 का ये था, ये था, अब हम क्या क्या निकालते हैं, नेट ग्रोथ। अब नेट ग्रोथ कैसे निकालोगे, तो इस वाले जीडीपी में से जब हम उसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 50 रुपीज़, मतलब कि 2011-12 से लेके 2020-21 तक में हमारे देश ने जीडीपी में सिर्फ 50 रुपये का ग्रोथ किया। ये फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, 50 रुपये का ग्रोथ नहीं किया, बहुत अब ग्रोथ किया है, बट ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 50 रुपीज़ ग्रोथ हुआ मान लेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रियल जीडीपी ग्रोथ होगा। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ, और रियल जीडीपी क्या होगा, तो रियल जीडीपी हमारा ये होगा 200 रुपीज़। ठीक है, और यहीं जब हमारा प्राइस अप हो गया था तो प्राइस बढ़े हुए प्राइजेस और जीडीपी दोनों मिक्स थे, तब आप अगर इन दोनों को माइनस करते तो शायद आपको रियल ग्रोथ ना मिलता, रियल जीडीपी का ग्रोथ ना मिलता, रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ ना मिलता। ठीक है, वास्तविक उत्पादन आप नहीं पता कर सकते थे। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ वास्तविक उत्पादन पता करना है तो आपको प्राइजेस को कांस्टेंट स्थिर रखना पड़ेगा, किसके आधार पे, आधार वर्ष के आधार पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में हमारी 10 रुपये यहाँ था ना, तो यहाँ 50 रुपये भी हो सकता है प्राइस, यहाँ 50 रुपये भी हो सकता है और हमारा प्रोडक्शन 15 ही रह जाएगा।
मान लो एक तरीके से 2011-12 में हमारा प्रोडक्शन 15 था, 15 kg था, और यहाँ भी 15 ही रह गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया यार, जीडीपी कांस्टेंट, जीडीपी घट जाएगी या जीडीपी बराबर आएगी, हमको तो ग्रोथ दिखाना है, तो वो क्या कर देते हैं, प्राइजेस को अप कर देते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं प्राइस अप करने के, वो हम आगे पढ़ेंगे। कीन्स का अर्थशास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों प्राइस अप हो रहे हैं, उससे हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हम करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर इतना ध्यान दो कि अगर हमको नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है तो नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र जीडीपी होता है, और उसमें हमारा उत्पादन बढ़े ना बढ़े, प्राइजेस घट बढ़ सकती है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए ग्रोथ को हम प्राइजेस को अप डाउन करते हैं। वहाँ पर कांस्टेंट एक स्थिर मूल्य नहीं होता, वहाँ पर हमारा मूल्य क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्रोडक्शन भले ना बढ़ रहा हो, पर उनको ये तो दिखाना है ना कि हमारा जीडीपी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा कि अगर नेगेटिव हो जाता है जीडीपी तो वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी में हम स्थिर मूल्यों के आधार पर एक बेस ईयर लेते हैं और वहाँ स्थिर मूल्य को उठाते हैं और फिर आगे के सभी वर्षों में अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रियल जीडीपी आता है, ठीक है। इसमें हमारा मूल्य एकदम स्थिर रहता है, प्रोडक्शन बढ़ता घटता है, अगर तुम उसको पता कर सकते हैं कितना प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, कितना घट गया। पर नॉमिनल जीडीपी में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि रियल प्रोडक्शन हुआ कितना, क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा ही दिखाने का शो करती है, उसको भले महंगाई कीमतें बढ़ानी पड़े चीज़ों की। अब जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, जिसका प्रोडक्शन कम होता है आपके गाँव में, ठीक है, टमाटर किसी किसी के घर में ही है, कोई बाहर से विक्रेता नहीं आता, सिर्फ किसी किसी के घर में है, तो अपनी मनमर्जी से बेच सकता है ना उस चीज़ को, और आपको मजबूरी में लेना भी पड़ेगा। तो इसीलिए जिसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज़ की कीमत बढ़ा देती है, तो बैलेंस आ जाता है, जीडीपी नहीं घटने पाता, बल्कि वो ग्रोथ ही होता है, ठीक है। तो यही था हमारा रियल जीडीपी, और ये नॉमिनल जीडीपी इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें हमारे जो प्राइजेस होते हैं वो करेक्ट प्राइजेस होते हैं, प्रोडक्शन कम हुआ तो उसके प्राइजेस अप हो गए, ठीक है। बट हमारे रियल जीडीपी में क्या होता है, हमेशा प्राइस मूल्य स्थिर रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कॉमन सेंस है, चीज़ों को आप कॉमनली देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।